हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन में बहुत सारी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस, चौथी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और पांचवी रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। ठीक है बेटा, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की एडिशन रिएक्शन की यदि हम बात करें तो एल्कीन की मुख्य अभिक्रिया EAR होती है। क्या होती है? EAR। EAR का फुल फॉर्म क्या है? EAR का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये एल्कीन की मुख्य अभिक्रिया है। ठीक। अच्छा, अब एडिशन रिएक्शन में भी हमको क्या क्या पढ़ना है? तो एडिशन रिएक्शन में एक तो हमको पढ़ना है एडिशन ऑफ H2, एक पढ़ना है एडिशन ऑफ X2, एक पढ़ना है एडिशन ऑफ HX, एक पढ़ना है एडिशन ऑफ H2O और पढ़ना है एडिशन ऑफ HOCl, NOCl और H2SO4। ठीक है बेटा, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है एडिशन ऑफ H2, हिंदी में बोलेंगे H2 का योग। अच्छा, H2 का योग। H2 का योग Pt या Pd या Ni की उपस्थिति में होता है। आपको याद हो तो हम ये एल्केन में पढ़ चुके हैं, Pt, Pd और Ni की उपस्थिति में H2 का योग। ठीक है, देखो कैसे होता है। जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये प्रोपीन है। क्या है ये? प्रोपीन। ठीक है। अच्छा, जो डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसको sp2 कार्बन कहते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन को क्या बोलते हैं? sp2 कार्बन। इसमें H2 का योग होगा। किसकी उपस्थिति में? आप Pt ले सकते हैं, Pd ले सकते हैं या निकल ले सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन चिपकाना है। ठीक है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर क्या करना है? एक एक हाइड्रोजन चिपकाना है। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया। क्या बन गया? प्रोपेन। ठीक है, जो प्रोपीन है वो एल्कीन है, जो प्रोपीन है वो एल्कीन है और जो प्रोपेन है वो एल्केन है। ठीक है, मतलब यहां पर एल्कीन से एल्केन बनेगा। क्लियर? अब ऐसा आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा सोचना समझना नहीं है हमको, बस सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ना है। किसकी उपस्थिति में? Pt, Pd और Ni। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, तो ये एल्केन बनेगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। यहाँ पे यदि एल्किन की आप रिएक्टिविटी देखें, रिएक्टिविटी
ऑफ एल्कीन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टूवर्ड्स H2। तो यहाँ पे आप रिएक्टिविटी इस प्रकार चेक कर सकते हैं। हालांकि ये मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया था, जिनने नहीं पढ़ा है वो रिएक्शन मैकेनिज्म में जाके देखे, वहां पर डिटेल में बताया था। यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होगी, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। ठीक है बेटा, एल्कीन की जो रिएक्टिविटी होती है किसके लिए, H2 के लिए, वो होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये एथीन है, एथीन। ये प्रोपीन है और इसको आप 2 ब्यूटीन कह सकते हैं, 2 ब्यूटीन। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो आपका sp2 कार्बन हो गया, ये भी sp2 कार्बन हो गया। sp2 कार्बन के बाजू में जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन मानना है, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन मानना है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, ये sp2 कार्बन हो गया, ये भी sp2 कार्बन हो गया। जो डबल बॉन्ड कार्बन होता है उस पे sp2 संकरण आता है, इसलिए उसको sp2 कार्बन बोल दिया। अब sp2 कार्बन के बाजू में जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन मानना है, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उनको अल्फा हाइड्रोजन मानना है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने पर रिएक्टिविटी कम होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो जब अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए, मतलब रिएक्टिविटी कम हो गई। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गए, तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटेगी, तो रिएक्टिविटी और कम हो गई। ठीक है, एल्कीन के प्रति, सॉरी, H2 के प्रति एल्कीन की जो रिएक्टिविटी है वो इस प्रकार चेक करेंगे। और डिटेल में आपको देखना है तो रिएक्शन मैकेनिज्म में जाके आप समझे, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ X2, है ना। यहाँ पे X2 का एडिशन समझ लेते हैं कैसे होता है। R CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। और मान लो यहाँ पे X2 लिखा, या X2 की जगह मैं कुछ भी ले लेता हूँ रिएजेंट, जैसे Br2 लिखा, सॉरी X2 की जगह अपन Br2 ले लेते हैं, Br2। और यहाँ पे लिख दिया जाए CCl4, क्या लिख दिया जाए, CCl4। तो हमको कुछ नहीं करना है, 2 Br है, कितने Br है, 2 Br है। तो हमको क्या करना है, देखो ये दोनों डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन को sp2 कार्बन बोलते हैं। तो 2 Br में से एक Br इस पे जोड़ना है और एक Br इस पे जोड़ना है। ठीक है, RCH
CH2, लेकिन Br इस तरह से जुड़ेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है? एंटी एडिशन। याद रहेगी बात। यहाँ पे कैसा एडिशन होता है? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन मतलब दोनों भी यार अपोजिट साइड जोड़ना है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो इस तरह से होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो एक sp2 कार्बन ये हो गया और एक sp2 कार्बन ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे वही Br2 लिख लेते हैं, Br2 और एरो पे CCl4, CCl4, ठीक है ना। तो दो Br में से एक Br इस कार्बन पे जोड़ना है और एक Br इस कार्बन पे, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर Br का एडिशन करवाना है, ठीक। एडिशन करवाते समय ध्यान रखना है कि दोनों Br अपोजिट साइड जोड़ें। एक यदि इस तरह से जोड़ेंगे तो दूसरा इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखना आप, ये जो Br2 है, इस Br2 का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन मतलब, रेडिश ब्राउन मतलब लाल भूरा, ठीक है। जो Br2 है उसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन मतलब लाल भूरा। लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो ये प्रोडक्ट कलरलेस होता है। प्रोडक्ट कैसा होता है? कलरलेस। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे यदि मैं Br2 की कलर की बात करूं तो ये रेडिश ब्राउन या रेड कलर होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। लेकिन जब Br2 का एडिशन होता है तो कलर गायब हो जाता है, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस। तो ये जो अभिक्रिया है ये हमको असंतृप्तता का परीक्षण देती है। क्या देती है? असंतृप्तता का परीक्षण। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लें। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं, याद रखना है ना। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा Br2, एल्कीन Br2 के साथ असंतृप्तता, असंतृप्तता, असंतृप्तता का मतलब होता है अनसेचुरेशन। एल्किन Br2 के साथ असंतृप्तता मतलब अनसेचुरेशन। का टेस्ट देती है। याद रहेगी बात, जो एल्कीन है वो Br2 के साथ असंतृप्तता का परीक्षण देती है, ठीक है। एल्कीन Br2 के साथ असंतृप्तता का परीक्षण यानी कि टेस्ट देती है। दूसरा, बेंजीन Br2 के साथ असंतृप्तता,
का परीक्षण, परीक्षण मतलब टेस्ट है ना, परीक्षण यानी कि टेस्ट नहीं देती। ठीक है बेटा, ये दो बातें आप याद रखना। देखो क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान Br2 का जो रेडिश ब्राउन कलर है, मतलब लाल भूरा रंग, वो गायब हो जाता है, उड़ जाता है। इसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, मतलब असंतृप्तता का परीक्षण। तो जब Br2 का योग एल्कीन पे होता है तो Br2 का रेडिश ब्राउन कलर उड़ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, यानी कि असंतृप्तता का परीक्षण। तो हम बोल सकते हैं कि जो एल्कीन है, कौन, एल्कीन, एल्कीन Br2 के साथ असंतृप्तता का परीक्षण देती है, लेकिन बेंजीन Br2 के साथ असंतृप्तता का परीक्षण नहीं देती, मतलब बेंजीन Br2 के साथ क्रिया नहीं करेगी। ठीक है, नोट करो। चलो अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं, है ना, यहाँ पे मैकेनिज्म के ऊपर प्रश्न आ सकता है। चलो अब अपन इसकी मैकेनिज्म समझते हैं ना, मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे है Br Br, ठीक, और ये CCl4। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसा करते हैं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मान लो इस तरफ चला दिए, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, 2 Br में से एक Br इस नेगेटिव पे अटैक करेगा, ठीक है, और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा, CH2 Br ये पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से ये होगा। अब समझना, वो जो बना है CH2 पॉजिटिव और CH2 Br, ठीक है, हमको पता है कि हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो हम यहाँ पे लोन पेयर बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव है ना बेटा, पॉजिटिव लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। जब पॉजिटिव लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे ये इस तरफ खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ खींचेंगे और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो ये कुछ इस तरह से होगा, CH2 ये Br। अब ये इधर तो पहले से ही जुड़ा था, लेकिन जब ये लोन पेयर इस तरफ खींचे तो यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया। लेकिन हुआ क्या, जब Br के ये लोन पेयर इस तरफ गए तो Br के ऊपर हो गई कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसलिए इस पे आ गया पॉजिटिव। क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये जो बना ना, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या नाम है इसका, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब यहां पे क्या होता है, ये Br नेगेटिव, ये वाला, ठीक है। अच्छा फिर से समझना, चक्कर क्या है, ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बहुत अधिक होती है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले,
इनको पॉजिटिव अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, तो जैसे ही पॉजिटिव इनको अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे कमी महसूस होगी, जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट होता है ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। अब यहाँ पे आपको दो बातें याद रखना है। एक चीज तो ये है कि यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो मैं ये लिख देता हूँ, है ना, आप याद रखना। एल्कीन पर Br2 के योग में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। इसलिए पुनर्विन्यास नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, यहाँ पे किसी प्रकार का पुनर्विन्यास मतलब किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। नोट करो। चलो आगे बढ़े। सही बनाया ना? एक बार देख लो फिर से। बॉन्ड को अपन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ चला दिए और ये यहाँ पे आके जुड़ गया, ये नेगेटिव बन जाएगा। फिर ये लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड बन जाएगा। फिर ये ठीक है ना? सही है। ये पॉजिटिव फिर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है, सही है ना? ये इसकी मैकेनिज्म है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एडिशन ऑफ HX। तो जो HX का एडिशन है वो दो तरीके से होता है। पहला अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव और दूसरा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव। ठीक है, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला है मार्कोनिकॉव। मार्कोनिकॉव मार्कोनिकॉव रूल, या पूरा लिख लो तो मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, देखो मार्कोनिकॉव रूल क्या है। मार्कोनिकॉव एक वैज्ञानिक का नाम है। मार्कोनिकॉफ ने एक रूल दिया था, उसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का रूल। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ बोलता है कि जुड़ने वाले अणु का नेगेटिव पार्ट यानी कि ऋण भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मार्कोनिकॉफ के अनुसार नेगेटिव भाग, जुड़ने वाले अणु का नेगेटिव भाग उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। मार्कोनी के अनुसार, मार्कोनी के अनुसार नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के
उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, मार्कोनी के अनुसार नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड के उस डबल बॉन्ड के क्या लिख दिया ये, मार्कोनी के अनुसार नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। चलो इसको समझते हैं ना। देखो, जैसे मान लो हमने एक उदाहरण लिया CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया जाए HBr, HX की जगह हमने HBr ले लिया। क्या ले लिया? HBr। अब HBr में H होता है पॉजिटिव और Br होता है नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, डबल बॉन्ड कार्बन को हम sp2 कार्बन कहते हैं, तो ये sp2 कार्बन और ये sp2 कार्बन। ठीक है, इस पर हाइड्रोजन एक है जबकि इस पर हाइड्रोजन दो है। ठीक है, इस पे एक हाइड्रोजन है और इस पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। ठीक, अब मार्कोनी क्या बोलता है कि जुड़ने वाले अणु का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को यहाँ जोड़ देंगे और पॉजिटिव को यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है ना। मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म में दो स्टेप होती है। पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिख दिया जाए H पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, ये जो CH3 है ये प्लस आई की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? प्लस आई की तरह। और प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं, जो प्लस आई वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं। तो ये धक्का मारेगा, जब ये धक्का मारेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ना ये EAR है। कौन सी रिएक्शन है? EAR। EAR का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है मतलब यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। कौन आके जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव है ना बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो H पॉजिटिव है ये कौन है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव है ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये इस नेगेटिव पे आके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से बनेगा CH3 CH CH3 और ये बन गया पॉजिटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन।
कार्बोकेटायन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेप फर्स्ट है, मतलब जो पहला चरण है, उसमें कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। ठीक है, अच्छा, अब स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में ये बी आर नेगेटिव आएगा और बी आर नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, है ना। ये प्रोसेस फास्ट होती है और ये वाली प्रोसेस कुछ स्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा CH3 CH3 और ये Br। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब आप एक बात याद रखना, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है इसलिए पुनर्विन्यास संभव होगा। कार्बोकेटाइन बनता है इसलिए पुनर्विन्यास संभव होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं। HX के योग में, मार्कोनी के अनुसार, है ना, किसके अनुसार? मार्कोनी। HX के योग में, ब्रैकेट में अपन ने लिख लिया मार्कोनी के अनुसार, HX के योग में कार्बोकेटायन बनता है इसलिए पुनर्विन्यास संभव है। इसलिए पुनर्विन्यास संभव है ना, मतलब यहाँ पर पुनर्विन्यास होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब मैं आपको रीअरेंजमेंट करवा के इसके खूब सारे एग्जांपल बता देता हूँ, पहले आप ये नोट कर लो। ठीक है बेटा, देखो रीअरेंजमेंट कैसे होता है ना, यही अपने को सीखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। CH3 CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, और एरो पे लिखा HBr, HBr, और ये प्रोडक्ट। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इसको फिर से बना लो, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चूंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो पहले कौन आके जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, कैसे जुड़ेगा? देखो बहुत आसान है, हमको पता है कि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये प्लस आई वाला है। कौन सा है? प्लस आई वाला। और जो प्लस आई वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं, तो इधर धक्का लगेगा, जब धक्का लगेगा तो ये इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रोफाइल को इस नेगेटिव पे जोड़ना है, तो बन जाएगा कार्बोकेटायन। ठीक है, ये बन गया कार्बोकेटायन और ये हो गया CH3। अब ये कार्बोकेटायन तो हमने बना लिया, लेकिन ये जो केटायन है ये 2 डिग्री है। कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। अब हमको क्या करना है, हमको इसे और स्टेबल बनाना है, तो इसे और स्टेबल बनाने के लिए हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं। तो क्या करें, ऐसा करो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, बदले में हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट।
रीअरेंजमेंट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पुनर्विन्यास। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटायन है ये 3 डिग्री बन गया और मोर स्टेबल बन गया। अब इस पे बी आर नेगेटिव का एडिशन करवा दो, तो ये बी आर नेगेटिव यहाँ आके जुड़ जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। नोट करो, ये बी आर, ठीक है ना, नोट करो। चलो अगला देखें। मान लो ये है ना, और यहाँ पे लिख दिया जाए एच बी आर और ये प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ऐसा कैसे बना लो, CH3 C, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हमको पता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबसे पहले कौन आके जुड़ता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा का पूरा ग्रुप प्लस आई वाला है, कौन सा है, प्लस आई वाला, और प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, तो ये इसको इस तरफ धक्का देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल इस नेगेटिव पे आके जुड़ेगा। ये कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बोकेटायन बना ना ये जो कार्बोकेटायन बना ये 2 डिग्री है, ठीक है, और हम चाहें तो 2 डिग्री को और ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं। तो अपन क्या करो, इस कार्बन को, इस केटायन को, सॉरी, इस केटायन को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, बदले में ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। देखो वैसे करना क्या होता है, हाइड्रोजन को एक्सचेंज करते हैं, केटायन इस तरफ लाएंगे तो उस तरफ हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो हमको मिथाइल को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट, क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, हमने एक मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इस तरफ, और ये आपका कार्बोकेटायन देखो अब मोर स्टेबल बन गया। मैंने कुछ नहीं करा, इसको यहाँ शिफ्ट करके इसको नीचे कर दिया और ये ऊपर, ठीक है। अब अब इस पे बी आर नेगेटिव का योग करवा दो, ये ठीक है, नोट करो फटाफट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना पहले से, ये, और ये बी आर, नोट करो। चलो कुछ और देखें, जैसे मान लो C6H5C H डबल बॉन्ड C, और मान लो यहाँ पे CH3 है और ये CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया जाए HBr, क्या लिख दिया जाए, HBr, और ये प्रोडक्ट, ठीक। अब इस केस में बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो C6H5 है ना ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है, और CH डबल बॉन्ड C, और ये CH3 और ये CH3, ठीक है। इस केस में बच्चे गलती क्या करते हैं,
इस केस में बच्चे यहाँ पे केटायन बना लेते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पे केटायन बनाएंगे तो 3 डिग्री हो जाएगा, जो मोर स्टेबल होगा। यही गलती करते हैं ना। तो अपने ये गलती नहीं करना है, अपने क्या करना है, अपने को H यहाँ जोड़ के इसको केटायन बनाना है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहाँ केटायन बनाने से जो केटायन बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि रिंग के साथ वो रिजोनेंस करेगा। रिंग के साथ क्या करेगा? रिजोनेंस। ठीक है ना। तो हम हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ के इसको केटायन बनाएंगे, ध्यान रखना। C6H5 CH पॉजिटिव, CH CH3 CH3, ठीक है ना। और ये हमारा केटायन बन गया, जो कि स्टेबल बाय रिजोनेंस है, मतलब रिजोनेंस के कारण स्टेबल है। अब इस पे जाके Br को आप जोड़ दो। ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप चाहो तो रिंग को ओपन कर सकते हो इस तरह से, ये और ये CH, और यहाँ पे ये अपन ने Br जोड़ दिया, और ये CH, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, नोट करो। चलो कुछ और केस देखते हैं। जैसे मान लो ये है, और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और यहाँ पे लिख दिया जाए HBr, और ये प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे, है ना। तो हमको क्या करना है, इसको यहाँ जोड़ के इसको कार्बोकेटाइन बनाना है। ठीक। ये अब ये जो केटाइन हमने बना रखा है ना, ये 2 डिग्री है। कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। हम इसको और स्टेबल बना सकते हैं रीअरेंजमेंट करा के। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो हम केटाइन को यहाँ शिफ्ट करेंगे और हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये हो गया रीअरेंजमेंट। क्या हो गया? रीअरेंजमेंट। पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास क्यों कराते हैं? कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है ना। पुनर्विन्यास क्यों कराते हैं? कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना वो 3 डिग्री है। कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। मतलब हमने स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लिया। अब इस स्टेबल कार्बोकेटाइन पे Br नेगेटिव को जोड़ दो। ठीक है बेटा, ये इस तरह से। चलो नोट करो। चलो कुछ और क्वेश्चन देखें। जैसे मान लो 5 कार्बन वाली रिंग है और इस तरह से है ये, ठीक है। और यहाँ पे HBr और ये प्रोडक्ट। सबसे पहले कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। H पॉजिटिव को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अच्छा,
तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ के और इसको क्या बना लेंगे, कार्बोकेटाइन, है ना, हमको स्टेबल केटाइन बनाना है। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा और ये बना लिया स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या बना लिया, स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब देखो इस केस में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस केस में केटाइन को उठा के यहाँ रखने की कोशिश करते हैं, है ना। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको यहाँ पर रिंग को बड़ी करना है। जब रिंग में 5 कार्बन हो तो हम उसको बड़ी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब आप रिंग को बड़ी करोगे तो केटाइन ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाएगा, है ना। देखो कैसे, हम क्या करो, यहाँ से इसको छुड़ा दो, छुड़ा दिया और छुड़ा के इसको यहाँ जोड़ दो। ऐसा करने से आपकी रिंग बड़ी हो जाएगी और केटाइन ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिंग एक्सपांशन। क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन का मतलब होता है रिंग को बड़ा करना। रिंग एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, रिंग को बड़ा करना। याद रहेगी बात, रिंग एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, रिंग को बड़ा करना, ठीक है ना। चलो, रिंग एक्सपांशन मतलब रिंग को बड़ा करना। तो यहाँ पे रिंग हो गई आपकी बड़ी। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे आप चाहो तो साइड में भी लगा सकते हो, ये CH3 और यहाँ पे ये आपका केटाइन, ठीक है। देखो जब आपने इसको यहाँ जोड़ा तो रिंग हो गई 6 कार्बन की और ये यहाँ पे केटाइन आ गया और साइड में CH3 था तो ये CH3। अब देखो ऑटोमेटिक केटाइन स्टेबल हो गया। अब इस पे Br नेगेटिव को जोड़ दो। सर ये तो ऐसी थी, आपने ऐसा कैसे कर दिया। देखो यहाँ पे Br को जोड़ा और फिर इसको घुमा दिया तो ये सीधा हो गया, ठीक। नोट करो। चलो कुछ IMP केस और बता दूं आपको इसके। IMP केस में क्या है, देखो जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे रिंग बना दी जाए। और यहाँ पे जोड़ दिया जाए OH, ठीक है। और ये HBr, ठीक है। ये प्रोडक्ट एक तो ये समझ लो और एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पे NO2 जोड़ दिया जाए और ये HBr और ये प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, ये जो OH है ये यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो इसका प्लस M इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस M इफेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि OH के ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है। आपको प्लस M माइनस M प्लस I माइनस I इनमें यदि कंफ्यूजन है तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म वाले वीडियो जाकर देखें, ठीक है। वहां पे बहुत डिटेल में समझा रखा है। तो OH के पास लोन पेयर होता है और ये जब बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो प्लस M इफेक्ट शो करता है। अब प्लस M वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को धकाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को धकाते हैं, ठीक है। अच्छा, NO2 यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो इसका माइनस M इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस M। और जो माइनस M वाले हैं ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं,
इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। अब होगा क्या समझो, ये इस तरफ धका रहा है तो धकाने से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ धकेंगे, इस तरफ धकेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसा बनेगा। अब हमको क्या करना है, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ठीक। अच्छा यहाँ पे समझो, ये खींचेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक। और H पे पॉजिटिव Br पे नेगेटिव, इस तरह से होगा। अब करना कुछ नहीं है, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव के पास पहुंचा दो और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव के पास पहुंचा दो, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव के पास पहुंचा दो, ओ गलत कर दिया, नेगेटिव को कहाँ पहुंचा दो, पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव को नेगेटिव के पास, इस तरह से। अरे ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव के पास, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव के पास, ठीक। उसी प्रकार ये पॉजिटिव है तो ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, और ये नेगेटिव है तो ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास। कर लोगे ऐसा, नोट कर लो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जोड़ के प्रोडक्ट बनाना है, इनको जोड़ लो, प्रोडक्ट बना लो। बनाऊं क्या, देखो CH3 CH CH और ये रिंग बना देता हूँ C6H5 और ये OH, ठीक है। रिंग ही बना देता हूँ पूरी इस तरह से, ये 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 OH, ठीक है। तो ये इधर धक्का मारेगा, ये आगे बढ़ेंगे, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव, मतलब CH2, और यहाँ पे आ जाएगा Br, ठीक है। ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव के पास आ जाएगा, ऐसे कैसे, यहाँ पे बना लो CH3 CH CH ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास आएगा, मतलब यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Br हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लो। कर लोगे ऐसे, चलो आगे बढ़े। अगला है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किन टूवर्ड्स HX। तो यहाँ पे एल्किन की जो रिएक्टिविटी है वो आपको इस तरह से चेक करनी है, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक। अच्छा, जैसे मान लो समझने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एल्किन ये है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्किन ये है, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक एल्किन ये है। मेरे को पता करना है कि इन तीनों एल्किन में से कौन सी एल्किन है जो HX के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होगी, ठीक। तो मेरे कुछ नहीं करना है, हमको इन पे सब पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देना है। कौन जोड़ देना है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब H पॉजिटिव। जैसे ही आप इन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि कौन सी एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है, बहुत आसान है। देखो ये बॉन्ड को इस तरफ चला दो तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है ना। ये इधर चलेगा, है ना, ये प्लस आई वाला है, तो प्लस आई वाले क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ऐसा कैसे यहाँ पे है, ये इस तरफ चलेगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पे जोड़ देना है। ये पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव के पास, ठीक है ना। तो जैसे ही आप जोड़ोगे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। इस तरह से। इस तरह से कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। अब आप खुद ही चेक करो, ये वाला जो केटायन है ये 1 डिग्री है, ये वाला जो केटायन है ये 2 डिग्री है, ये वाला जो केटायन है वो 3 डिग्री है। ऐसा ही है ना। अब केटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जो कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी हम इस तरह से लिखते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब जो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल है। अब हम रिएक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं कि यदि केटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और 3 डिग्री वाला केटायन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, मतलब रिएक्टिविटी भी इसकी ज्यादा होगी। इस तरह से, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, उससे कम ये, उससे कम ये। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो केटायन है वो मोर स्टेबल है। नोट करो। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ HX टूवर्ड्स एल्कीन। रिएक्टिविटी ऑफ HX टूवर्ड्स एल्कीन, है ना। देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी की यदि बात करें तो HX मतलब HI HBr, है ना, HCl और HF, ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो आयोडीन है इसका साइज लार्ज है, कैसा है, लार्ज, तो लार्जर साइज मतलब बड़ा साइज है। जबकि यहाँ पे फ्लोरीन की बात करें तो इसका साइज स्मॉल है, कैसा साइज है, स्मॉल, स्मॉल साइज, ठीक है। जो आयोडीन है उसका साइज कैसा है, लार्जर, लार्जर साइज, लार्जर साइज मतलब बड़ा साइज। अब लार्जर साइज होने के कारण जो बॉन्ड है वो भी लार्ज होगा, देन लार्जर बॉन्ड। अब लार्ज बॉन्ड है तो बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाएगा, देन इजिली ब्रेक। अब ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। लार्जर की जगह अपन लॉन्गर भी यूज कर सकते हैं, ये इसका साइज बड़ा है, लार्जर साइज, लार्जर साइज होने के कारण बॉन्ड कैसा हो गया, लॉन्गर, लंबा बॉन्ड, लॉन्गर बॉन्ड। अब जो लॉन्गर बॉन्ड होता है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, देन इजिली ब्रेक। अब आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो आसानी से जाकर रिएक्शन कर लेगा, देन इजिली ऐड, देन इजिली ऐड,
then easily add on alkene then more reactive। ठीक है, बात को समझो फिर से। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में जो आयोडीन है इसका साइज लार्ज होता है, हमने पढ़ा है। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप में जब नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो आयोडीन का साइज इनमें लार्जर है, मतलब बड़ा है। अब लार्जर साइज होने के कारण H और I के बीच जो बॉन्ड है वो भी लॉन्गर है, मतलब बड़ा बॉन्ड है। अब बॉन्ड जितना बड़ा होता है वो उतना आसानी से ब्रेक हो जाएगा, जितना जल्दी ब्रेक होगा उतना जल्दी ये जाके एल्किन पे ऐड करेगा, मतलब योग करेगा, और जितना जल्दी जाके एल्किन से जुड़ेगा इसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। मतलब HX के केस में HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद HBr, फिर HCl। ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है ना, वेरी लेस रिएक्टिव। ये तो रिएक्शन ही नहीं करता है, ये रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, है ना, याद रखना। चलो नोट कर लो, याद रहेगी बात। जो HF है वो एल्किन से जाके योग नहीं करेगा, मतलब एल्किन और HF की रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नो रिएक्शन, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है एंटी मार्कोनिकोव रूल, है ना, इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं या खरास मायो इफेक्ट बोलते हैं। सुनो क्या होता है, जब मार्कोनिकॉफ के अपोजिट एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ के विपरीत योग होता है, तो हम उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। और इसके बारे में खरास मायो, ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है, खरास अलग है, मायो अलग है। तो खरास मायो नाम के वैज्ञानिकों ने बताया था, इसलिए इसे खरास मायो इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अनुसार नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, इसके अनुसार नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर, उस डबल बॉन्ड कार्बन पर, उस डबल बॉन्ड कार्बन पर जाकर जुड़ता है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम नहीं, अधिक, अधिक होती है। ठीक है, पढ़ो तो एक बार क्या लिखा। इसके अनुसार, इसके अनुसार से मतलब है एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार, है ना। इसके अनुसार नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन, है ना, डबल बॉन्ड कार्बन पे योग होता है, उस डबल बॉन्ड कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अच्छा, मार्कोनी में क्या पढ़ा था अपन ने, याद है मार्कोनी, भूल गए, अभी तो पढ़ रहे थे सर। इतना इतना एक साथ पढ़ाओगे तो भूलेंगे ही सर, भैया पढ़ना तो पड़ेगा यार, है ना। देखो, मार्कोनी में हमने क्या लिखा था, मार्कोनी के अनुसार नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है ना। नेगेटिव भाग वहां जाकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ये वाला।
ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन एक था, यहाँ पे दो थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम थी, इसलिए नेगेटिव को यहाँ जोड़ दिया था, पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया था। ठीक है ना ये, ठीक। लेकिन एंटी मार्कोनी में इसका उल्टा होता है, एंटी मार्कोनी में इसका उल्टा होता है। एंटी मार्कोनी के हिसाब से क्या होता है, एंटी मार्कोनी के हिसाब से नेगेटिव भाग वहां जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ठीक है। अच्छा, ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में ही होता है। मतलब ये है कि यदि पेरोक्साइड नहीं होगा तो ये रूल नहीं लगेगा। ये रूल तभी लगेगा जब पेरोक्साइड की उपस्थिति होगी। तो ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में ही होता है। ठीक है। अगला, ये केवल HBr पर लागू होता है। ये जो नियम है ये केवल किस पर लागू होता है, केवल HBr पर लागू होता है ना। अब केवल HBr पर ही क्यों लागू होता है, बाकी पर क्यों लागू नहीं होता है, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपन इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक, चलो एक एग्जांपल ले ले। ठीक है, यही वाला ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और यहाँ पे लिख दिया जाए HBr। क्या लिख दिया जाए, HBr, और साथ में लिख देते हैं पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, और ये प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा चलो प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। एंटी मार्कोनी के हिसाब से नेगेटिव भाग कहाँ जाके जुड़ता है, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो देखो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे संख्या अधिक है यहाँ पे, तो नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 और ये Br, हमने क्या करा, नेगेटिव को यहाँ जोड़ दिया और पॉजिटिव को यहाँ जोड़ दिया, तो CH3 CH2 CH2 Br। ठीक, अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले पेरोक्साइड को लेते हैं। किसको लेते हैं, पेरोक्साइड को। जैसे मान लो ये इस तरह से कोई पेरोक्साइड है, क्या है, पेरोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये जो पेरोक्साइड का बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, RO रेडिकल और RO रेडिकल, है ना। ये फ्री रेडिकल बन गए। क्या बन गए, फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल बन गया। अब समझना, ये जो फ्री रेडिकल बना है ये अटैक करेगा HBr के ऊपर। ये जो फ्री रेडिकल बना है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, HBr के ऊपर। तो जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये ले भगेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Br रेडिकल बन जाएगा प्लस ROH, ये बाहर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, अब एल्किन को लाते हैं,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और देखो ये एल्किन और ये बी आर रेडिकल, ये वाला बी आर रेडिकल। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो बी आर रेडिकल है ये यहाँ पे अटैक करता है, तो यहाँ पे अटैक करने से क्या होगा, ये इस तरफ शिफ्ट होगा और ये इस तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे CH2 ये Br और ये बन गया रेडिकल। ठीक है, ये जो रेडिकल है ये 2 डिग्री है, कैसा है, 2 डिग्री रेडिकल है, 2 डिग्री रेडिकल है, और जो 2 डिग्री होता है वो मोर स्टेबल होता है, तो ये आपका मोर स्टेबल रेडिकल है। कैसा रेडिकल है, मोर स्टेबल। ठीक है ना, इसको थोड़ा छोटा करूं, अब ये जो मोर स्टेबल रेडिकल बना है CH3 CH रेडिकल और CH2Br, इस पे एक बार फिर से HBr का योग होगा। किसका योग होगा, HBr का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो H है ये इस रेडिकल पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको ले भागेगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो CH3 CH2 CH2Br प्लस Br रेडिकल। ठीक है ना, आखिरी में क्या होगा, आखिरी में 2 Br रेडिकल मिलेंगे इस तरह से, जैसे ये Br बना ना, ये ऐसे 2 Br रेडिकल मिलेंगे और आपस में Br2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, Br2। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ का योग होता है, या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से HBr का योग होता है। ठीक, नोट करो। चलो बना लिया, आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखना बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ में फ्री रेडिकल बनता है, कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा। ठीक, एंटी मार्कोनी एंटी मार्कोनी को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जब HBr का योग एल्कीन पर होता है तो किसी प्रकार का पुनर्विन्यास
किसी प्रकार का पुनर्विन्यास यानी कि रीअरेंजमेंट किसी प्रकार का पुनर्विन्यास यानी कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, एक बार पढ़ो। एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार जब HBr का योग एल्कीन पर होता है तो किसी प्रकार का पुनर्विन्यास नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हमको कोई रीअरेंजमेंट कुछ नहीं करवाना है, बस सीधा सीधा नेगेटिव पार्ट वहां जाके जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन फटाफट, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, जैसे ये है, एक क्वेश्चन ये है ना। या इसको छोड़ो, एक रिंग वाला देख लेते हैं। ये ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं HBr। अच्छा, साथ में पेरोक्साइड लिखना जरूरी है। मान लो H2O2 ये लिख दिया, ये पेरोक्साइड है। यदि पेरोक्साइड नहीं लिखोगे तो ये नियम काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब आप क्या लिखोगे, पेरोक्साइड लिखोगे। ठीक है, अच्छा सुनो बात को, हमको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव भाग वहां ले जाके जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, बस इस प्रकार से। अब सीधी बात है, नेगेटिव यहाँ जोड़ोगे तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो CH2 ये Br, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये Br, इस तरह से कोई सा भी कंपाउंड हो, हमको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव वहां ले जाके जोड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ठीक, और दूसरी तरफ H जोड़ देंगे, नोट करो। चलो थोड़ा सा और समझ लो, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि केवल एच बी आर एंटी मार्कोनिक आपके हिसाब से योग करता है, बाकी किसी का योग नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो समझ लेते हैं। तो HCl और HI, HCl और HI एंटी मार्कोनी के अनुसार योग नहीं करते। ठीक है, HCl और HI एंटी मार्कोनी के अनुसार योग नहीं करते। योग नहीं करते हैं क्योंकि अरे यार, क्योंकि ऐसा क्यों होता है वो समझो। देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमने रेडिकल बनाया, अब होता क्या है, ये रेडिकल HCl पे अटैक करेगा। देखो इधर समझो, ये यहाँ पे देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, जो पेरोक्साइड होता है उसका बॉन्ड टूटेगा, और पेरोक्साइड तो बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। फिर ये जो फ्री रेडिकल है ये HBr पे अटैक करा था, ये जो फ्री रेडिकल है इसने HBr पे अटैक किया था। ठीक उसी प्रकार ये जो फ्री रेडिकल है ये इस HCl पे अटैक करेगा।
ठीक है, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये छोटा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है, छोटा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल साइज ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का साइज स्मॉल होने से क्या होगा, जो बॉन्ड है वो भी छोटा हो जाएगा, देन स्मॉल बॉन्ड। अब आपने पढ़ा है कि जो स्मॉल बॉन्ड होता है, जो छोटा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, देन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, देन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। मतलब ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये ब्रेक ही नहीं होगा, देन नो ब्रेक। अब सोचो बॉन्ड यदि ब्रेक होगा ही नहीं तो रिएक्शन होगी ही नहीं, देन नो रिएक्शन। समझ में आ रही बात। जो HCl है वो एंटी मार्कोनिक आपके हिसाब से योग क्यों नहीं करता है, क्योंकि HCl में जो Cl है उसका साइज छोटा है, छोटा साइज होने के कारण बॉन्ड भी छोटा है। जब बॉन्ड छोटा होता है तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो इजिली ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता ही नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, अच्छा HI क्यों नहीं करता है, देखो जैसे ये रेडिकल बना, ये HI, ठीक है। HI का जो बॉन्ड है वो तो बड़ा बॉन्ड होता है, और बड़ा बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ये रेडिकल इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, हो गया बॉन्ड ब्रेक। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ROH प्लस आयोडीन रेडिकल ये बनेगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो आयोडीन रेडिकल है ये जो आयोडीन रेडिकल है ये एल्किन पे जाके जुड़ना चाहिए, लेकिन एल्किन से जुड़ने की बजाय ये दूसरे HI के साथ रिएक्शन कर लेता है। किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, HI के साथ। तो ये HI के साथ रिएक्शन करके I2 बना लेता है। क्या बना लेता है, I2। याद रहेगी बात। देखो फिर से पीछे चलते हैं, यहां पे समझो, रेडिकल बना, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ने HBr पे अटैक करा तो Br रेडिकल बना। अब बाद में क्या हुआ, इस Br रेडिकल ने एल्किन पे अटैक करा। किस पे अटैक करा, एल्किन पे। तो प्रोसेस आगे बढ़ी। लेकिन यहां क्या होता है, यहां पे क्या होता है, यहां पे जो आयोडीन रेडिकल बनता है वो आयोडीन रेडिकल एल्किन पे जुड़ने की बजाय HI से क्रिया कर लेता है। किससे क्रिया कर लेता है, HI से। HI से क्रिया करके क्या बना लेता है, I2। क्या बना लेता है, I2। तो जो HI है, जो HI है वो भी एंटी मार्कोनिक आपके हिसाब से योग नहीं करता, और ये उनके कारण है, नोट करो। तो सर फिर किसके हिसाब से ये योग करेंगे, तो ये मार्कोनिक आपके हिसाब से ही योग करेंगे। आप पराक्साइड लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपने HCl लिख दिया और आपने पेरोक्साइड भी लिख दिया, तो इन पे एंटी मार्कोनी का आपका नियम तो लागू होता नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये मार्कोनी के हिसाब से ही ऐड होंगे। तो मार्कोनी के हिसाब से नेगेटिव भाग वहां जाके जुड़ जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। ये ठीक, ये की यही चीज किसके साथ होगी, ये की यही चीज होगी आयोडीन के साथ, है ना। आपने HI लिया ये, और साथ में आपने पेरोक्साइड ले लिया H2O2, ठीक है। तो भले ही आप पेरोक्साइड ले लो, ये हमेशा मार्कोनिक आपके हिसाब से ही योग करेंगे, मतलब नेगेटिव भाग वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है बेटा।
लेकिन इनकी वजह यदि HBr होता, कौन होता, HBr होता, तो HBr पर एंटी मार्कोनिक का नियम लागू होता है। HBr के साथ पेरोक्साइड लिखोगे तो एंटी मार्कोनिक का नियम लगेगा और नेगेटिव भाग वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ठीक है, नोट करो। चलो एक आखिरी पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, फिर बाकी का अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक आखिरी चीज और समझ लो, इसको मैं पार्टीशन करके बता दूं, 2 पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपने लिख दिया HBr। क्या लिख दिया, HBr। ठीक है, और A+B मतलब 2 प्रोडक्ट बनाए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे भी HBr लिखा, लेकिन साथ में आपने पेरोक्साइड लिख दिया और यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट बनाए A+B। ठीक, समझो बात को, है ना। तो क्या होता है, जैसे मान लो मैं A प्रोडक्ट बनाता हूं और दूसरा मैं B प्रोडक्ट बनाता हूं। सबसे पहले तो हम वैसे काम करेंगे जैसे होता है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल HBr लिखा है, मतलब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा, और मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि नेगेटिव भाग वहां जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो नेगेटिव यहाँ जोड़ दे। ठीक है, तो ये बन गया CH3CHBr और H यहाँ जोड़ दोगे तो ये CH3। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट है। ये कैसा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। और यदि आप नेगेटिव को यहाँ जोड़ देते हैं इस वाले कार्बन पे, नेगेटिव को यहाँ जोड़ देते हैं इस वाले कार्बन पे और हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये माइनर होगा। ये क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, अब इधर आओ, यहाँ पे पेरोक्साइड लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ बोलता है कि नेगेटिव भाग वहां जोड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो यहाँ जोड़ देंगे। तो प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा CH3CH CH2 ये Br और यहाँ पे ये CH2। ये मार्कोनिकॉफ के सॉरी ये एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट होगा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन यदि आप नेगेटिव को यहां जोड़ के और H यहां जोड़ देते हैं, इस तरह से, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से माइनर प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा, माइनर। देखो बहुत सीधी सी बात है, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नेगेटिव भाग वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो हमने कम वाली जगह पे नेगेटिव भाग जोड़ दिया। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नेगेटिव भाग वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो हमने कम वाली जगह पे नेगेटिव जोड़ दिया, तो मेजर प्रोडक्ट हो गया। यदि अपोजिट साइड जोड़ते तो माइनर हो जाता। अब एंटी मार्कोनी क्या बोलता है कि नेगेटिव भाग वहां जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो हमने नेगेटिव वहां जोड़ दिया जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो ये एंटी मार्कोनी के हिसाब से मेजर हो गया। यदि अपोजिट साइड जोड़ेंगे तो माइनर हो जाएगा। नोट करो। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने एल्कीन की एडिशन रिएक्शन देखी, जिसमें हमने एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ X2 और एडिशन ऑफ HX देखा। कल के लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।